एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया है। वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश देते हुए कहा कि शिवलिंग मिलने वाली जगह को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दें। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय कर दी है। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग मिलने वाली जगह की व्यक्तिगत जिम्मेदारी डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट की होगी। आपको बता दें कि बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे तो खत्म हो गया, लेकिन दावों पर तूफान खड़ा हो चुका है। सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया। हिंदू पक्ष के मुताबिक वजू खाने का पानी निकाले जाने के बाद वहां 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग मौजूद था। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया कि पानी हटते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ। दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला है। जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहे हैं, वही दावे प्रतिदावे के बीच कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने अदालती गाइडलाइंस का हवाला देते हुए शिवलिंग मामले पर चुप्पी साध ली। देखिए, हमने एक लाइन में कहा कि साक्ष्य के बारे में कुछ भी अभी नहीं बताऊंगा जब तक न्यायालय में दाखिल न हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा। विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय डाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। पक्ष कह रहा है कुछ नहीं मिला है। उनका कहना उचित भी है। आप प्रतिवादी और वादी दोनों के बाद विरोधाभासी होते ही हैं। इसी का निर्णय न्यायालय करती है। क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी चालू हैं और श्रद्धालुओं को एक भी मिनट दर्शन करने से रोका नहीं गया। केवल गेट नंबर 4 जहां पे कोर्ट कमीशन और बाकी सदस्यों की एंट्री थी, वो केवल एंट्री श्रद्धालुओं के लिए बंद थी, बाकी सारी एंट्री चालू थी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सामान्यतः जो भी उद्घोष होते हैं, उसके अलावा अनयूजुअल किसी भी टाइप का कोई भी नारा कहीं भी नहीं लगा। कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा, इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है। तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। सोहन लाल जो सहयोगी थे, बाहर निकल के बताया कि वहाँ पर बाबा मिले हैं और माथे पे नारा लगा है। जिसका इंतजार था वो चीज निकल के आ गई और अंदर नारे लगे। और विष्णु शंकर जैन ने भी ये बात स्वीकारी है कि अंदर नंदी मिले, उसके प्रोटेक्शन के लिए वो कोर्ट गए हुए हैं। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को ये निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं। इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई लेना नहीं है। ज्ञानव्यापी 31 साल पुराने विवाद में लगातार देखने को मिल रहा है कि हमेशा चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन अब फैसला बिल्कुल उस ओर बढ़ रहा है जहां पर ये तय हो जाएगा कि आखिर ज्ञानव्यापी किसके पास रहेगा। उधर ओवैसी ने कहा है कि हम बावरी दे चुके हैं लेकिन ज्ञानव्यापी नहीं देंगे। तब ऐसे में पेच भी फंसा हुआ है और राजनीतिक मसले के साथ
इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। दो मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। देशबंधु दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी से, मनराज गुर्जर, राजनीतिक विश्लेषक, और नेता कांग्रेस मुन्ना खान। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। देशबंधु दीक्षित जी, सांस्कृतिक विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन और भी तरह का विकास देश में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देशबंधु दीक्षित जी, मेरा सवाल आपने सुना? मैंने सुना जी। आज के शुभ दिन पे आपके प्रतिष्ठित चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत पूर्णिमा की बधाई। और जैसा आप कहा, आज का मुद्दा ज्ञान व्यापी मुद्दा है, तो उसके में शिवलिंग प्राप्त है। तो देखिए, अभी पूरा सर्वे हो जान दीजिए। मैंने पहले भी आपने डिबेट की तो मैंने कहा था, बाबर से जब भी मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे देश पे हमले किए, चाहे वो बाबर से शुरू होता है चला और औरंगजेब तक जाती, और आपने देखा 1664 में ज्ञानवापी मस्जिद बना, लेकिन इससे पहले कहीं त्रेता और द्वापर युग था। और माननीय उच्च न्यायालय का ये सम्मान है, सर्वे होने दीजिए। और देखिए, इसमें कुछ विरोध करने का किसी को मैं नहीं समझता हूँ अधिकार है। और एक सर्वे जो है संवैधानिक प्रक्रिया है, और उस सर्वे को पूरा होने दीजिए। जो साक्ष्य पहले भी मैंने कहा था इन डिबेटों में कि सत्य में जो सत्य की ही जीत होती है, और जो सच है वो आएगा। और आप यह मान के चलिए, और यह आप भी चंद्रशेखर जी जानते हैं कि मुस्लिम शासकों ने बहुत सारी हमारी सांस्कृतिक विरासत, जो हमने कहा शब्द यूज किया, उससे मैं संपर्क करते हुए बोलता हूँ, सांस्कृतिक धरोहरों को बहुत नुकसान पहुंचाया। और बहुत सारी भारतवर्ष में ऐसी इमारतें रही जिनको नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई गई या अन्य प्रकार की जो है इमारतें का निर्माण हुआ। तो सर्वे से मुझे लगता है किसी के नहीं, और जनमानस की यह आकांक्षा भी थी, और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी था कि जब अयोध्या मंत्री का हमारे प्रधानमंत्री और माननीय उच्च न्यायालय के प्रयास से जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर बन रहा है, और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने देखिए आदेश दिया, और वह भारत की 135 करोड़ जनता को स्वीकार, उन्होंने जहाँ को मस्जिद बनाने के लिए भी जमीन आवंटित की, तो हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए भव्य राम मंदिर बनाने का भी आदेश पाया। ठीक इसी प्रकार ज्ञान वापसी मस्जिद का जो संवेदनशील मुद्दा है, सर्वे हो जाने दीजिए। और सत्य जैसे आज आप देखा शिवलिंग आएंगे, अभी तो बहुत सारे समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, 2 दरवाजे खुले, 1 दरवाजा नहीं खुला, 1 दरवाजा बाकी है, उसके अंदर बहुत है। तो ये सब जो सत्य है वो आनी चाहिए, और भारतवर्ष को और उत्तर प्रदेश की जनता को विशेष रूप से सबको अब जनमानस की आकांक्षा है कि सर्वे में क्या निकलता है, और उस पर टिप्पणी अभी करना सर्वथा नहीं होगा। सर्वे पूर्ण हो जाने दीजिए, लेकिन सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान और भारतवर्ष का इतिहास जो तोड़ मरोड़ कर और विपक्ष के द्वारा बताया ही नहीं गया, वो सामने आना चाहिए। और अब वो समय आ गया है। आज हम गलत चीजों को अगर आज तक पढ़ते चले आए हैं, तो अब हमारे आने वाली पीढ़ियों को सही चीजों की जानकारी होनी चाहिए, और पता चलना चाहिए कि ये हमारा भारतीय सांस्कृतिक धरोहर या भारत की जो इमारतें रही, या पुरातन काल में जो सनातन धर्म रहा, हिंदू मंदिर रहे, या जो हिंदू राजाओं ने बनाए। हमारे राजाओं का क्या सम्राट अशोक का स्तंभ नहीं है, लेकिन बहुत सारे राजा बहुत अच्छे। ठीक है मनराज गुर्जर जी, ये सांस्कृतिक विकास के साथ साथ बहुत सारे विकास होने हैं देश के, लेकिन अब चूंकि आप देशबंधु दीक्षित जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा हमारे एजेंडे में है, तो बिल्कुल उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन इसके साथ और बहुत सारे विकास हैं जिनकी ज़रूरत है देश को। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। देखिए, मैं हमारे मित्र देशबंधु जी को सुन रहा था, और देशबंधु जी बता रहे थे कि सांस्कृतिक विरासत
और सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीकों की पहचान जो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने का प्रयास किया गया था, अगर उसको रिवाइवल करने के लिए ये सरकार और ये इनकी पार्टी काम कर रही है तो अच्छी बात है। देखो, किसी भी देश का अस्तित्व उसकी संस्कृति से जुड़ा होता है, उसकी संस्कृति में ही उसकी जड़ें निहित होती है। आज हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था का आनंद ले रहे हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे प्राचीन पुरातन ग्रंथों में भी देखने को मिलती है। एथेंस और स्पार्टा के अंदर हम देखते हैं, हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम देखते हैं, तो हम किस प्रकार से हमारी संस्कृति पूजते हैं कि जैसे मुस्लिम आक्रांता भारत में आए और इन्होंने सुनियोजित तरीके से भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ने का प्रयास किया और वहां पर मस्जिदें बना दी। जब कोई राष्ट्रवादी सरकार अब इस पर काम कर रही है, सर्वे करवा रही है, लोकतांत्रिक तरीके से करवा रही है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। ये देश की संस्कृति के साथ देश के आत्मा को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि और भी कई सारे मुद्दे हैं, बिल्कुल और भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को मैंने मुद्दों के बारे में नहीं कहा मनराज जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि सांस्कृतिक विकास के संग बहुत सारे विकास ऐसे हैं जिनकी अपेक्षा है देश को। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, मैं समझ पा रहा हूँ आपके बात को मैं समझ पा रहा हूँ। बहुत सारे विकास की जरूरत है, पर ये जो सांस्कृतिक विकास का जो आयाम सरकार ने शुरू किया है, ये विकास लोगों को परिपूर्ण बनाएगा, उनको गर्वान्वित महसूस करवाएगा उनकी संस्कृति पर। और आज वैश्विक दुनिया में अगर देखेंगे तो भारत की संस्कृति अपने आप में एक विशेष संस्कृति है। भारत की संस्कृति से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, भारत को मानने, भारत को पूजने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि विदेशी लोग आकर भारत में हरे राम हरे कृष्णा के नारे लगाते हैं, हरे राम हरे कृष्णा। एस्कॉन टेम्पल में आप देखोगे तो ये भारत की संस्कृति विचित्रता है, लेकिन यही है कि विकास कई तरीके के होना चाहिए। सांस्कृतिक विकास के साथ लोगों के विकास, लोगों के आयामों के विकास, लोगों की गरीबी को दूर करने का भी ये सारे काम सरकार को करना चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छा दिन है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत न्यायपालिका के मार्ग को मानते हुए जो दोनों पक्षों की तरफ से इस पर सहमति जताई है, ये लोकतंत्र की विशिष्टता है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल। मुन्ना खान जी, कैसे देखते हैं ज्ञानव्यापी को? ओवैसी ने कहा है कि बाबरी तो दे दी लेकिन अब ज्ञानव्यापी नहीं देंगे, और जब कोर्ट ही सारी चीज़ों का एकदम निर्णय ले लेगा, तमाम सारे सबूत पक्ष मिल जाएंगे, तब फिर ओवैसी क्या करेंगे इसमें? चंद्रशेखर जी, मैं ओबीसी के किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। वो बीजेपी की बी टीम है, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सौहार्द बिगड़े किसी तरह। वो बीजेपी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। मैं समझता हूँ संविधान सर्वोपरि है और पूरा हिंदुस्तान संविधान से चलता है, और संविधान को हमें मानना चाहिए और हमें अपने न्यायालय पर भरोसा है। जब ये मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन है तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, जो अभी गहन मुद्दा है, मैं समझता हूँ सरकार को उसको भी ध्यान देने चाहिए। संस्कृति हमारी है, बहुत अच्छी बात है, हमारे आस्था की बात है, बहुत अच्छी बात है। मंदिर हो या मस्जिद हो, इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। वो न्यायालय के अंदर है बात। अब न्यायालय बेहतर न्याय करेगा, ये हमें उम्मीद है और पूरे हिंदुस्तान वासी को उम्मीद है। लेकिन बीजेपी इस चीज का श्रेय लेने की कोशिश ना करे। बीजेपी इस बात पर ध्यान दे कि हमारे युवा कितने बेरोजगार है, हमारी महंगाई चरम सीमा पे है, हमारे किसान परेशान है, आत्महत्याएं हो रहे हैं, हमारे डीजल के दाम कितने, पेट्रोल के दाम कितने, रसोई गैस के दाम कितने, हमारे महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। इन बातों पर ध्यान दें। हमारे बॉर्डर की सुरक्षा कहाँ है अभी? ये सारे मुद्दे हैं जिन पे काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। तो मैं समझता हूँ बीजेपी के मित्र ये समझेंगे बहुत बेहतर से। देशबंधु दीक्षित जी, अभी मुन्ना खान जो कह रहे थे उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? चंद्रशेखर जी, देखिए, मैंने कहा महंगाई बढ़ रही है, वो एक चुनौती है, निस्संदेह वो एक चुनौती है। लेकिन उसको हमारे प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। हम आगे बढ़कर विभिन्न प्रकार की
ऐसी योजनाएं बना रहे हैं कि आने वाले कुछ सप्ताह में जनता को निजात मिलेगी। और यही बात रोजगार की बात हो तो आप तुलना कर लें, आज हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश कौशल विकास हो, चाहे ODOP हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, चाहे मनरेगा के माध्यम हो, चाहे और भी बहुत सारे सरकारी योजनाओं में भर्तियां निकल रही हो पारदर्शिता के साथ। इस बात को देखिए चंद्रशेखर जी, आप भी इनकार नहीं कर सकते कि पिछले 5 साल की हमारी जो पहला कार्यकाल रहा, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं रहा और हमारी सरकार ने के पद पर लगाए। इससे पहले विपक्ष की सरकारें केवल आरोपण, और हमारे मुन्ना खान जी खाली अनर्गल बात करते हैं। देखिए कुंठा और देखिए चुनाव की हार की जो हताशा इनके शब्दों से परिलक्षित हो रही है। देखिए जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया है, और भी देखिएगा आगामी 26 मई को भारत के प्रधानमंत्री के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं सफलतम कार्यक्रम से, और उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम हैं। और हम जनता जनार्दन, देखिए ये लोग कभी जनता जनार्दन के बीच रहे ही नहीं। मैं इन्होंने जो चर्चा छेड़ी चंद्रशेखर जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि चुनौतियां हैं। आज निसंदेह महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अगर मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन करूं तो देखिए 40 वर्षों में अमेरिका जैसे देशों में भी महंगाई बहुत बढ़ी है, और भी तमाम देश हैं और उसके तमाम कारणात हैं। उस पर व्याख्यान नहीं करूंगा क्योंकि मुद्दा ज्ञान व्यापी है। अगर मैं भटकूंगा तो आप कहेंगे मुद्दे को आपने भटका दिया, इसलिए मुद्दे पे आता हूँ। देखिए आज मुद्दा ज्ञान व्यापी है, महंगाई, बेरोजगारी निसंदेह चुनौती है, और आने वाले कुछ सप्ताह में ये हम समाप्त करेंगे। और बहुत सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और प्रयास हमारे जारी हैं। लेकिन आप जानते हैं इस दौरान पिछले 5 वर्षों में बहुत सी विषम परिस्थितियां आई, चाहे कोविड का, कोरोना, वो सब आपने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, ये तो सबको पता है। बिल्कुल मनराज जी, देखिए वर्तमान में ये हो रहा है कि पहले तेजो महालय, फिर ये चल ही रहा है 31 साल से ज्ञानव्यापी, जन्मभूमि विवाद। तो ये जो लोगों की भावनाएं हैं, ये भावनाएं लोगों के ऊपर हावी हो जाती हैं, और इसीलिए शायद एक तथ्य कहीं मैंने ये सुना भी था कि स्कूलों से ज़्यादा लोग मंदिरों के लिए और धार्मिक आयोजनों के लिए चंदा दे देते हैं, लेकिन आज भी शिक्षा का स्तर उतना नहीं है। कहीं ना कहीं शैक्षणिक विकास भी बाधित हो रहा है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये जो राजनीतिकरण करके इन तमाम चीज़ों का, और जो मूल बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो कहीं हाशिए पर चली जा रही हैं। क्या लगता है आपको, ये ठीक लगता है? क्या ये ठीक हो रहा है? चंद्रशेखर जी, देखिए भारत की अगर लिटरेसी रेट की हम बात करें, साक्षरता दर की बात करें, तो अभी 74.02% है। और जिस प्रकार से हम देखें कि एक तिहाई जो हमारा जनता है वह शिक्षित है, वह समझती है उनके आयामों को, उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को। लेकिन हम गांधी की अगर बात करें तो गांधी जी भी उस समय कहते थे कि मैं धार्मिक हूँ, और मेरे धार्मिक होने से अभिप्राय बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं हूँ। जो भी धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ का मतलब यह है, या धार्मिक पूजा स्थलों का मतलब यह है कि उस आस्था के साथ उसके अंदर एक आचरण पैदा करते हैं जिससे वो अपने आप को जोड़कर रखता है मानवता के मूल्यों से, अपने आप को मनुष्य जोड़कर रखता है नैतिकता से। लेकिन हम ये एक विमर्श है, और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भाजपा ने एक नया तरीका ढूंढा, और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णतया जो बुनियादी मुद्दों को कहीं ना कहीं दबाकर कहीं ना कहीं इन मुद्दों को हावी कर दिया है। और ये मुद्दे कहीं ना कहीं जनता की रगों में बस गए हैं कि अच्छा हमें राम मंदिर चाहिए, हमें कृष्ण मंदिर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, जो भी न्यायालय की व्यवस्था होगी और जो भी भारत की संस्कृति से जुड़े हुए चीजें वो होनी चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ जनता की गरीबी को कम करने के लिए भी, बेरोजगारी को कम करने के लिए भी सरकारों को काम करना चाहिए, क्योंकि भारत का लोकतांत्रिक परिदृश्य ये नहीं कहता है कि आप किसी विवाद में फंसकर जनता के बुनियादी मुद्दों से हट जाओ। भारत का लोकतांत्रिक परिदृश्य ये नहीं कहता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेसिक सुविधाओं से दूर भाग जाए। हम देख पा रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार का इफेक्ट कोविड काल के बाद पड़ा था,
उसके बाद में कई सारी चीजें हमारे देश में गरीबी बेरोजगारी को बढ़ाने में सहायक रही है, जैसे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी अभी कह रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पर और कमेंट अमान खान साहब को देना चाहूंगा कि आपकी पार्टी जिस प्रकार से मुद्दों को उठाती है और जिस प्रकार से मुस्लिम पक्षों की पैरोकारिता करती है, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा आपकी पार्टी का राजनीतिक इस्लामीकरण हो गया है। एक राजनीतिक इस्लामीकरण मध्यकाल में भी हुआ था, जब आकर ऐसे बड़े बड़े जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो भी हमारे यहाँ पर इमारतें थी, हमारे जो मंदिर थे हमारे, उनको ढाने का प्रयास किया गया था। आज आप लोग जिस एक सांप्रदायिकता की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जब मंदिरों को तोड़ा जाता है तब कोई कमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आता है। जब और भी देश जो अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर धर्म पर आधारित घोषित कर देते हैं तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और किसी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं आता है। भारत की लोकतांत्रिक अस्मिता भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। भारत की संस्कृति भारत के लोगों को मजबूत बनाती है, भारत के लोगों को गौरवान्वित महसूस कराने की तरफ ले जाती है। इसलिए बिल्कुल मुद्दों के साथ साथ संस्कृति को बचाकर चलने का काम भी भारत सरकार का होना चाहिए। और मुझे लगता है कि न्यायालय के दिशा निर्देश में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, ज्ञान व्यापी होगा और जल्दी मथुरा की तरफ भी ये यात्रा बढ़ेगी। मैं यही करना चाहता हूँ, लेकिन मुद्दों के साथ साथ इन मुद्दों के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी जरूरत अभी है, ताकि देश की नींव को मजबूत किया जा सके, देश के भविष्य का निर्माण किया जा सके। मुन्ना खान जी, इस्लाम राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति में कहीं ना कहीं ये एक भाव पैदा हो गया है और उसके जिम्मेदार निश्चित रूप से अगर कहीं आप बीजेपी को मानते हैं तो उतना ही कांग्रेस भी है। क्या आखिर क्यों उस ओर ले जाया गया जहां पर ये निश्चित रूप से आपको भी पता था कि अंधकार है, वहां आप भी क्यों गए और फिर देश को भी क्यों ले जाया गया, और अब बीजेपी को वहां वापस ले जाने या आगे ले जाना या पीछे ले जाना क्यों पड़ रहा है? मैं समझ रहा हूँ कि हमारे मित्र ने कहा हमारे कांग्रेस पार्टी के 16 करोड़ कार्यकर्ता है, क्या सभी मुस्लिम ऐसा नहीं है? और ये भगवान श्री राम किसी बीजेपी के बात की बकौती नहीं है, ये हमारे हिंदू भाई का श्रद्धा का मसला है। गलत बात सभी का नहीं, ये श्रद्धा का मसला है। आप श्रद्धा लेने की कोशिश न करो, मैं भी श्रद्धा रखता हूँ। सुन लीजिए देशबंधु जी, देशबंधु जी सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। न्यायालय में कल्पित कल्पना है, आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन गलत बात मेरी बात पूरी होने दो। इतने प्रतिष्ठित चैनल पर किसी गलत बात पूरी होने दो। आपने लिख कर दिया था कि नहीं? हमारी बात तो पूरी होने दो। बताइए, आपने सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए जवाब। दिया था कि राम हमारी बात पूरी होने दो। कोई आदमी इस धरती पर कभी अवतरित ही नहीं हुआ। देखिए देशबंधु जी देखिए, राम सेतु तोड़ने का आदेश भी शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया था, जहाजरानी मंत्री थे आपकी सरकार में, ठीक है, बीजेपी की में। ये तमाम बातें मुझे भी पता है, लेकिन अब सुन लीजिए उनको क्या कह रहे हैं। उन्होंने लाखों गलतियां की हैं, लेकिन दायित्व आपका है सुनने का और उनको सुधारने का, और वो सुधारते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहिए मुन्ना खान जी। मैं कह रहा हूँ बात को बहुत ध्यान से सुनना। अरे भाई सुन लीजिए देशबंधु जी, सुन लीजिए। हाँ, सुनने की तो क्षमता रखे कम से कम। हाँ ठीक है। मैं कह रहा हूँ 700, आप हमारे हिंदू भाई के बहुत बड़े आप विदेशी हो, तो 763 मंदिर क्यों तोड़े गए? आप मंदिर मस्जिद की बात क्यों करते हो? अरे वो कोर्ट में न्यायालय के अंदर है, वो विचाराधीन मामला है, न्यायालय फैसला करेगा। हमें भी सम्मान करना है, आप भी सम्मान करो, श्रेय लेने की कोशिश न करो। आप जो मेन गहन मुद्दा है उसको दबाने की कोशिश करो। आप क्या आपके वादे थे 2 करोड़ नौकरी देने के हर साल? कहाँ के वादे? 35 रुपए पेट्रोल कहाँ गए? 25 रुपए डीजल कहाँ गए? 300 रुपए के रसोई गैस के सिलेंडर कहाँ गए? आप जिम्मेवारी से भागने की कोशिश न करो। मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है, आस्था पे मैं भी विश्वास रखता हूँ, हमारे भी भाई है, मैं भी उनका भाई हूँ। इन बातों से हट के बात की जाए। मैं ये कह रहा हूँ 2000 चंद्रशेखर जी 900 मस्जिदों की लिस्ट है इनके पास जो इन्होंने बना रखी है, और 2024 तक यही मसला लेके चलना है। ये 900 मस्जिद की वेरिफिकेशन करवाएंगे। क्या यही काम बचा इनके पास? क्या रोजगार के मुद्दे खत्म हो गए? बेरोजगारी के मुद्दे खत्म हो गए? महंगाई के मुद्दे
अच्छा, ये बड़ा खुलासा अभी हुआ है। देखिए देशबंधु जी, 900 मस्जिदों की लिस्ट है आपके पास, और इसके देशबंधु दीक्षित जी 900 मस्जिदों की लिस्ट है आपके पास, यही करने वाले हैं आगे भी आप? कब तक करने वाले हैं? 2024 तक करने वाले हैं ये। नहीं, तो मैंने तो कहा अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों को, ये इनकी हताशा है, कुंठा है, ये कहाँ से बोल रहे हैं, इनके तथ्य और इनकी जानकारियां कहाँ से हैं, इस बारे में चंद्रशेखर जी आप ज्यादा जानते हैं। भाई मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अब आपके पास सूची हो या लिस्ट हो तो आप मुझे भी भिजवा दीजिएगा, नंबर आपके पास मेरा है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको यह बता दूं इससे पहले भी इनका एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री रहा जिसने 2004 से 14 तक भारत की बागडोर संभाली। क्या हश्र किया भारतवर्ष का, उसके बारे में अब मैं चर्चा करूंगा तो यह डिबेट का समय बड़ा कम पड़ जाएगा। कोई ऐसी सरकार नहीं हुई, या घोटालों की सरकार कह दें तो ये विशेषण बहुत उचित होगा। अब वही वाली बात है, उपदेशो ही मूर्खाणा प्रकोपाय न शांतये पयपानम भुजंगनाम केवल विश्ववर्धनम। मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए, और बाकी ये समझदार हैं। बाकी आपने देखा है कोई भी ऐसा असफल प्रयोग नहीं कर चुके हैं। आपने अभी देखा जयपुर में चिंतन शिविर हुआ, क्या निकला? चिंतन की जगह चिंता शिविर हुआ वो, ठीक है। और आपने देखा कांग्रेस ने जब जब देश की बागडोर संभाली तो जो जनता के हित अभी हमारे चिंतन शिविर का जवाब मत दो, अपने मुद्दे पे जवाब दो, तभी हम लोग बचेंगे। और लोक हित से कोई भी इनका कभी भी संवाद नहीं रहा, जनता के बीच कभी नहीं जाते हैं, कमरे में बैठ के ट्विटर करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा इनकी एक राजकुमारी आई, और जैसे कोई कार्यक्रम इवेंट मैनेजमेंट होता है वैसे चुनाव का इवेंट मैनेजमेंट खत्म हुआ, और उसके बाद जनता से कोई सारोकार नहीं है, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो। और आज यही हाल है जो उत्तर प्रदेश में है, वही देखिएगा इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो जाएगी। और रही बात, भारतवर्ष ने कभी भी आपको चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये भारतवर्ष सभी जातियों का एक हमारा संवैधानिक लोकतांत्रिक हक है। यहाँ सभी जाति धर्मों को अपनी अपनी आस्था के हिसाब से पूजा अर्चना, अपनी अस्मिता की रक्षा करने का संवैधानिक दायित्व है। लेकिन इन्होंने हमेशा देश को टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट करके, मुस्लिम तुष्टीकरण बांट करके, और हमेशा मुस्लिम वोटों की राजनीतिक करके अपने आप को एक विशेष वर्ग की पार्टी तक सीमित कर रखा है। और वह भी जानती है कि उनके साथ यह छलावा किया है, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, वह हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ही अनुग्रह रहा कि जो बहु बेटियों के साथ अन्याय होता है उसे दूर हुआ। और भी सारी योजनाएं जो भी हैं जनता के हित से जुड़ी हुई है, और जनता के लिए चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां आई, चाहे कोविड काल में भोजन की व्यवस्था करनी हो, चाहे उनकी दवा की व्यवस्था करनी हो, चाहे रोजी रोजगार की हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ आपके पास। मनराज गुर्जर जी, दरअसल जो नागरिक है उसके कई रूप अब ले लिए हैं नागरिकों ने। वो कार्यकर्ता भी है, वो भक्त भी है, वो सेवक भी है, और वो तमाम चीज़ों की जिम्मेदारियों में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का प्रतिशत ज़्यादा है। मैं जवाब आपसे लूँगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।